स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि जो आपके यूपी पुलिस और यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए स्टैटिक जीके क्लासेस की बहुत ज़्यादा मांग थी और उन सभी मांग को मैं आप सभी के लिए पूरा कर रहा हूं। साथियों, आपको बता दें कि इसी उपलक्ष्य में साथियों ये आपका ये 5वां वीडियो है। ठीक है, यानी कि आपको हमने बताया था कि 24 टॉपिक होंगे, 24 मैराथन होंगे और 24 मैराथन में आपकी पूरी की पूरी चीज़ें पूरी कर दूंगा। ठीक है, तो साथियों आज का जो हमारा टॉपिक होगा आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। ठीक है, ये 5वां पार्ट है। अब देखिए, जो बच्चे आज पहली बार जुड़े उनसे मैं कहूँगा कि प्ले लिस्ट पर चले जाइए और मेरे साथियों जैसे ही आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे वहाँ देखेंगे आपको स्टैटिक जीके 3.0 के नाम से दोस्तों ये हमने प्लेलिस्ट बना दी नई एकदम। ठीक है, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 2025 के लिए, 2026 के लिए दोस्तों, जो यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, एकदम अपडेटेड मटेरियल। तो यहाँ जाकर के सारी क्लासेस एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी, देख लीजिए। करंट अफेयर भी दोस्तों पढ़ाया है 2025 का और संविधान की क्लासेस भी हमने यूपीएसआई लेवल तक की ली हैं, तो जा करके आप इनको देख लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा देखिए मैं ये क्लासेस पढ़ा कहाँ से रहा हूँ दोस्तों, हमारी ई बुक है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूँ कौन कौन सी क्लासेस मैं पढ़ा चुका हूँ। देखिए, भारत के पड़ोसी देश में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको पता विमुद्रीकरण पढ़ा दिया है, जीएसटी भी पढ़ा दिया है और उसके बाद दोस्तों हमने दिवस भी पढ़ा दिया है। 4 टॉपिक हो गए थे दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक होगा ये 5वां टॉपिक है। क्या है? आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। तो ये 5वां टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी ई बुक से दोस्तों पढ़ा रहे हैं। ये ई बुक आपको अपडेटेड है। कहाँ पे मिलेगी दोस्तों, कितने की मिलेगी? तो 99 रुपये दोस्तों इसका प्राइस है। हमारी ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिएगा, ज्ञान आरबीएल ऐप, वहां जाकर के इसको आपको ले सकते हैं दोस्तों और इसे बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता भी दूं तो साथियों लिंक जा करके डायरेक्ट आप मिल जाएगा, उससे जा सकते हैं, या फिर दोस्तों डायरेक्ट आप ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करेंगे दोस्तों, वहाँ जाएंगे। देखिए इस तरह से स्टैटिक जीके ई बुक ये दोस्तों ऐसे लोगो लगा हुआ मिल जाएगा ज्ञान आरबीएल पे। और दोस्तों लॉगिन करेंगे ना तो यहाँ पे जाना होगा आपको ई बुक्स वाले कॉलम पे। जैसे ही ई बुक्स वाले कॉलम पे जाएंगे दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ करंट अफेयर की भी पीडीएफ मिल जाएगी मात्र दोस्तों 25 रुपये में, अभी ऑफर चल रहा है। ठीक है, जनहित याचिका है दोस्तों यूपीएसआई के लिए 25 रुपये में। ये कंप्यूटर की ई बुक है यूपी SSC एग्जाम्स के लिए 99 की, और हिंदी की ई बुक्स हैं। ठीक है, ये सब देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है, एकदम अपडेटेड है 2025 तक का। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये देखते हैं, ये है आपका स्टैटिक जीके 99 रुपीज़ में, बहुत ही दोस्तों फेमस है। हर एक टॉपिक दोस्तों स्टैटिक जीके वाले इतने सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, सारे इसमें मिल जाएंगे आपको। तो जाइए दोस्तों, देरी किस बात की, इसे आप ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मेरे साथियों आज स्टैटिक जीके का 5वां पार्ट है और आज के इस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। देखिए आप सभी दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए आप सभी के लिए मैं दोस्तों निरंतर मेहनत कर रहा हूँ और बहुत ही शानदार तरीके से कंटेंट आप सभी के लिए ला रहा हूँ। ठीक है, एकदम अपडेटेड अप टू डेट, मतलब जो भी क्वेश्चन अभी हाल ही एग्जाम में पूछे गए सबको मैं इसमें शामिल करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो साथियों देखते हैं आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। देखिए जब हमारी सुरक्षा की बात आती है ना हमारे देश में, तो देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें दी गई हैं। आप जब देखेंगे तो दोस्तों भारत में सुरक्षा संबंधी कुछ प्रावधान दिए गए। कहाँ दिए गए हैं? हमारे संविधान में। देखिए देश तो हमारा संविधान चलता, तो हम बात किसकी सुनेंगे? संविधान की। ठीक है, तो क्या है? तो दोस्तों संविधान की जब हम अनुसूचियाँ देखते हैं, आपको पता है वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं दोस्तों? तो आपको पता होगा 12 अनुसूची हैं। तो दोस्तों 12 अनुसूची में आप जब 7वीं अनुसूची में आते हैं तो आपको दिखेगा कि शक्तियों का बंटवारा। क्या? संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। देखिए ये बंटवारा क्यों था? क्योंकि दोस्तों मान लिया जैसे घर पे 3 लोग होते ना, मान लिया दोस्तों घर पे कई लोग हैं, तो सबको अगर अलग अलग काम बांट दिया ना, कभी लड़ाई ही नहीं होगी। भैया आप क्या करिए, आप खाना बना लीजिए, आप बर्तन धो लीजिए, आप झाड़ू मार लेना। और कभी किसी से ये कह देगा भैया सब लोग मिलकर काम करना, तो लड़ाई होगी, भैया तुम कर लो ना। तो इसलिए हमारे संविधान को बनाने वालों को पता था कि कभी ना कभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में लड़ेंगे, इसलिए इन्होंने कुछ चीजें बांट दी, भैया ये चीज आप करो, ये आप करो, ये दोनों लोग मिलकर करना। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों जो शक्तियां थी उन्हें, ठीक है, 7वीं सूची में शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया। संघ सूची, जिसमें कहा गया कि इसमें पूरा अधिकार किसका होगा? केंद्र सरकार का। किसका होगा? केंद्र सरकार, यानी इस पे कोई भी कानून इन मैटर बनेगा तो केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची, इनमें कोई भी कानून बनाएगा दोस्तों वो राज्य सरकार बनाएगी। और दोस्तों समवर्ती सूची, इनमें दोनों लोग आपस में बना सकते हैं, मगर दोस्तों कभी विवाद हुआ तो केंद्र की मानो, क्योंकि केंद्र दोस्तों सुप्रीम है। मतलब सुप्रीम मतलब क्या है? इन दोनों में सबसे बड़ा है। जैसे आप घर में कोई बात होती है तो जो पिताजी कहते हैं वही माना था ना, उसी प्रकार दोस्तों केंद्र एक समझ सकते हैं कि घर के क्या थे? पिताजी थे। तो कहा गया कि भैया अगर कभी झगड़ा होता, लड़ाई होता तो उसमें केंद्र वाला ही माना जाए, किसमें? समवर्ती सूची में। यानी संघ सूची में कौन कानून बनाएगा?
केंद्र सरकार, राज्य सूची में सभी राज्यों के और समर्थित सूची में दोनों लोग। ठीक है, चलिए तो सुरक्षा संबंधी मामलों में बात करते हैं। देखिए सुरक्षा हमारी कौन करती है? आर्मी करती है। अभी आपने देखा तो दोस्तों हमारी आर्मी ने वीरता के साथ दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों गौरवान्वित किया था। ठीक है, तो देखिए तो आर्मी संबंधी कोई भी नियम बनेगा, नेवी संबंधी यानी सेना संबंधी जो भी कोई नियम बनेगा वो कौन बनाएगा? तो दोस्तों वो हमारी संघ सूची विषय यानी केंद्र सरकार उस पर काम करेगी। ठीक है, बात आती है राज्य में, तो राज्य में दोस्तों आप पता है कि राज्य में सुरक्षा और रक्षा के लिए दोस्तों पुलिस होती है। तो पुलिस हो गया, जो दोस्तों उद्दंडता करेगा उसको जेल भेजा जाएगा, उसके लिए जेल होगा, सुधार गृह होता है और लोक व्यवस्था। ये दोस्तों टॉपिक किसके हैं? राज्य सूची के, यानी इन पर कौन कानून बनाएगा? राज्य बनाएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था कई बार, यूपीएससी में पूछा भी गया है कि पुलिस किसका विषय है या जेल किसका विषय है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने यहाँ पे लिखा नहीं मगर पूछे गए हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो किनका विषय है? ये दोस्तों राज्य सूची का। समर्थित सूची दोस्तों आपराधिक जो विधियां हैं, कानून है दोस्तों, जिनके कानून के जरिए दोस्तों आपको दंड दिया जाता है, वो समर्थित सूची विषय यानी दोनों लोग मिलकर के सहमति से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात आती है हमारे देश की सुरक्षा की। क्या हमारे देश की सुरक्षा की दोस्तों? तो हम हमारे देश की सुरक्षा को दोस्तों हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। क्यों दो भागों में? एक दोस्तों आपकी आंतरिक सुरक्षा होती है घर के अंदर, और एक होती है बाह्य सुरक्षा, बाहरी आक्रमण। ठीक है, समझिए, तो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। तो पहला है मेरे दोस्तों बाहरी सुरक्षा, यानी कि बाह्य सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा मतलब दोस्तों मान लिया पाकिस्तान के साथ हमारी कोई मुठभेड़ हो गई, ठीक है, या फिर दोस्तों चीन के साथ हो गई, तो कौन इस पे जिम्मेवारी लेगा? ठीक है, उस समय की बात की जा रही। चलिए बाह्य सुरक्षा दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है? ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। आपको समझना है कि आपसे पूछ सकता है बाह्य सुरक्षा किसकी जिम्मेवारी होती है? रक्षा मंत्रालय की। अब देखिए बाह्य सुरक्षा के लिए कौन कौन सी चीजें होंगी? ठीक है, कौन बाह्य सुरक्षा के जरिए कौन कौन हमारी रक्षा करे? दोस्तों थल सेना हो गया, वायुसेना हो गई, नौसेना। आपने देखा होगा जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं दोस्तों वो किसके अंदर काम करती है? दोस्तों किसके अंदर? रक्षा मंत्रालय के अंदर। यानी अभी कौन है रक्षा मंत्री? श्री राजनाथ सिंह जी। ठीक है, तो इनके कहने पे काम करेंगी। और तटरक्षक बल दोस्तों ये क्या है? हमारी बाह्य सुरक्षा का अधीन कार्य करने वाली चीजें हैं। ठीक है, एजेंसी हैं। जो हमारी थल सेना है आपको पता है, वायुसेना है, नौसेना है, ये कौन है? हमारी बाह्य सुरक्षा से यानी बाहरी दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। आपको बता दें कि भारत में 5 केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। कहाँ कहाँ हैं? कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और गाजियाबाद। दोस्तों देखिए आपके यूपी पुलिस जेल वार्डन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और कुछ चीजें दोस्तों आपको दिखा दें। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा थे, यूपीएससी में पूछा गया 17 और 21 में। ठीक है, कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण दोस्तों आपको पता है ये हमारे देश की सुरक्षा से बहुत संबंधित था। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका हमें देखना नहीं चाह रहा था। ठीक है, अमेरिका ने बोला था हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर दोस्तों जब हमारा ये हमें लगा कि दोस्तों हमारा देश क्या है परमाणु संपन्न हो गया दोस्तों, तो सभी लोग क्या हुए? उनको लगा कि हाँ वास्तव में भारत में दम है। ठीक है, तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण दोस्तों मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया गया, जिसका नाम दोस्तों क्या रखा गया? जिसका कोड क्या रखा गया? स्माइलिंग बुद्धा। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपीएससी में याद रखिएगा। और दोस्तों दूसरा परीक्षण आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम जी की जो जोड़ी थी दोस्तों, बेहतरीन जोड़ी थी, उनके माध्यम से करवाया गया था। तो भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण मई 1998 में शक्ति 98 के नाम से दोस्तों पोखरण में ही, देखिए ये सारे दोस्तों पोखरण में ही किया गया। और दोस्तों यह एक भूमिगत परीक्षण था, यानी जमीन के अंदर खोद कर गड्ढे उसमें किया गया था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक संधि है, इसको भी देखते हैं, याद रख लेंगे दोस्तों कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में। ठीक है, क्या है? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है, ये अभी यूपीएससी में पूछा गया। ठीक है, कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे कौन सी? CTBT, यानी कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, CTBT। दोस्तों यह संधि, इस संधि पर 1994 में जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में बातचीत की गई और संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे 1996 में अपनाया गया। भारत ने कभी भी दोस्तों इस पर हस्ताक्षर नहीं किए दोस्तों, क्योंकि परमाणु दोस्तों प्रतिबंध नहीं करना चाहता, भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। और इसका उद्देश्य क्या था? CTBT का देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपके यूपी पुलिस एग्जाम में कि इसका उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था इसका? किस लिए दोस्तों ये लाया गया है? तो दोस्तों नागरिक और सैन्य, क्या नागरिक देश के और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों को प्रतिबंध लगाना, यानी कि जो देश इस पर दोस्तों हस्ताक्षर करेगा वो दोस्तों किसी भी प्रकार का परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, परमाणु विस्फोट नहीं करेगा। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, भारत ने 2 बार किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया था कि ये क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए दोस्तों सभी परमाणु
विस्फोटों पर प्रतिबंध। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों एक है रासायनिक हथियार सम्मेलन यानी CWC। इसे दोस्तों ये 1977 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, देखिए यूपी पुलिस से पूछा गया और दोस्तों ठीक है याद रखेंगे, यूपी पुलिस एग्जाम अभी 2024 में जो हुआ था उसमें पूछा गया कि रासायनिक हथियार सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। तो आपको बता दें कि रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और उपयोग को समाप्त करना, यानी रासायनिक हथियार का यूज कोई नहीं करेगा। ठीक है, कि गैस छोड़ते दोस्तों बहुत जहरीली है ना, उनका दोस्तों उसको क्या करना, नष्ट करना। ठीक है, कि रासायनिक हथियार का कोई भी यूज नहीं करेगा, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। इसके लिए दोस्तों रासायनिक हथियार सम्मेलन 1977 में ये लागू किया गया। ठीक है, और एक चीज याद रखें दोस्तों, ये आपका जैविक हथियारों संबंधी समझौता 1975 में लागू हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया था 2021 में कि भैया जैविक हथियारों पर समझौता किस वर्ष लागू किया गया, 1975 में। और दोस्तों भारत का दोस्तों आपको बता दें, देखिए यूपी पुलिस एग्जाम में क्या पूछा गया कि भारत जापान नागरिक परमाणु समझौता 2016 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, याद रखिएगा, भारत जापान नागरिक परमाणु समझौता 2016 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, तो रासायनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। ये यूपी पुलिस में पूछा गया। ठीक है, एक दोस्तों लेमोवा समझौता बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार आपसे पूछा आता है। ठीक है, और बहुत चर्चित भी है। क्या है लेमोवा, क्या लेमोवा है ना, लेमोवा समझौता क्या है, तो यह इस समझौते के द्वारा भारत और अमेरिका के बीच दोस्तों क्या हो सकता है, ईंधन भराई पुनर्भरण के लिए एक दूसरे के निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुंच करता है। मतलब कि दोस्तों मान लिया, सपोज करके मान लिया दोस्तों कि इसके तहत क्या होगा, मान लिया दोस्तों अमेरिका का विमान जा रहा कहीं, भारत के पास दोस्तों इसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो भारत में दोस्तों वो फ्यूल भरवा सकता है, यानी या फिर भारत जहाज अमेरिका की तरफ जा रहा है दोस्तों, उसका फ्यूल समाप्त हो गया दोस्तों, वहां पर भरवा सकता है। यानी सैन्य संबंधी चीजें हैं, उनकी पहुंच को, सुविधाओं को उनके हवाई अड्डे यूज कर सकता है दोस्तों। ये लेमोवा समझौता दोस्तों याद रखिएगा, ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए और दोस्तों BECA समझौता, BCEA याद रखिएगा, ये क्या है, तो इसके बारे में भी पूछा गया दोस्तों 2021 में। ठीक है, क्या है, तो बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता है दोस्तों। इसका फुल नेम क्या है, बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता। ये किसके बीच है, तो ये भी दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच भू स्थानिक सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। कौन सा, BECA बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। और क्या कहा गया दोस्तों कि शांति युद्ध की अनुपस्थिति से अधिक है, यानी क्या कहा गया कि शांति जो है दोस्तों वो युद्ध की अनुपस्थिति से अधिक है, शांति समझौता है। यह कथन दोस्तों लैनी टेलर ने कहा था 2021 में, किसके लिए, BECA के लिए। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों ICRMW दोस्तों, इसका फुल फॉर्म पूछा गया यूपीएसआई में 2021 में। ICRMW का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर ऑफ देयर फैमिलीज दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए दोस्तों अब है अफ्सा, नहीं आपने इसका नाम सुना होगा दोस्तों बहुत ज्यादा, कि वहां पे अफ्सा लगा है, अफ्सा लगा है, अफ्सा है ना, अब क्या बोलते हैं निकल नहीं रहा है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 दोस्तों, ये यूपीएसआई में पूछा गया। और दोस्तों ये संसद द्वारा बनाया गया एक नियम है। देखिए ये क्या होता है दोस्तों, आपको पता पहले मणिपुर में लगा था, बहुत ज्यादा बवाल होता था कि यहाँ हटा लीजिए, कश्मीर के कुछ हिस्सों में लगा था। इसमें होता क्या दोस्तों कि बहुत ज़्यादा पावर दोस्तों आर्मी को दे दी जाती है, आर्मी के पास तगड़ी पावर होती है। जब वहाँ पे दोस्तों कोई विद्रोह टाइप का होता है या फिर वहाँ दोस्तों सेंसिटिव एरिया होता है, वहाँ पे अफसा लगा दिया जाता है कि यहाँ पर दोस्तों आर्मी को ताकत ज़्यादा दे दी जाती है ना, यहाँ पे आपके मूल अधिकारों को थोड़ा सा संकुचित किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझिएगा, अफसा इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जो हमारे थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, इनमें दोस्तों अफसरों की जो श्रेणियां होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, कि आपसे पूछेगा कि जो थल सेना का जनरल होता है, ठीक है, वो वायु सेना में किस रैंक के बराबर होता है दोस्तों, तो वायु सेना में है ना बोल देंगे एयर चीफ मार्शल, इस तरीके से। यानी आपको पता 3 सेनाएं होती है हमारी, एक होता है थल सेना, वायु सेना और जल सेना। ठीक है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना दोस्तों, इनमें दोस्तों सभी के पद, तो देखिए थल सेना में जनरल होता है दोस्तों सबसे बड़ा, है ना, आपसे ये भी पूछेगा सबसे बड़ा रैंक कौन से होते हैं, तो जनरल। ठीक है, तो थल सेना जो जनरल होगा उसी दोस्तों वैसा ही सेम पद वायु सेना में एयर चीफ मार्शल बोलते हैं और जल सेना में एडमिरल बोलते हैं।
ठीक है। जैसे दोस्तों थल सेना में जनरल से नीचे क्या होगा, लेफ्टिनेंट जनरल, वैसे दोस्तों वायुसेना में एयर मार्शल होगा और जल सेना में वाइस एडमिरल होगा, ठीक है। और दोस्तों फिर दोस्तों तीसरे रैंक पे कौन होगा, थल सेना में मेजर जनरल होगा और वायुसेना में एयर वाइस मार्शल और दोस्तों जल सेना में रियर एडमिरल होगा, ठीक है। अब दोस्तों थल सेना में चौथा रैंक होगा ब्रिगेडियर, ठीक है। ब्रिगेडियर आपने मूवी में देखा होगा, ब्रिगेडियर सूर्यभान पता नहीं तिरंगा मूवी में है देखा होगा, ठीक है। और फिर दोस्तों वायुसेना में होंगे एयर कमोडोर, है ना, और दोस्तों जल सेना में कमोडोर होते हैं, ठीक है। और दोस्तों थल सेना में जब कर्नल होता है, कर्नल के बराबर दोस्तों ग्रुप कैप्टन होगा वायुसेना में और जल सेना में कैप्टन होगा, ठीक है। वही दोस्तों जो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है थल सेना में, इसके बराबर दोस्तों विंग कमांडर आपको पता अभिनंदन जी थे ना, जो पाकिस्तान में घुस के मारे थे, ठीक है, फिर पाकिस्तान को उनको छोड़ना पड़ा था, विंग कमांडर, ये दोस्तों इस रैंक के थे। आप देख सकते हैं कौन सी रैंक थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सबसे बड़ी, ठीक है। तो विंग कमांडर और दोस्तों जल सेना में कमांडर होता है। वही दोस्तों जो थल सेना में इसके बाद मेजर आएगा और वायु सेना में उसको हम स्क्वाड्रन लीडर कहेंगे ना, और दोस्तों लेफ्टिनेंट कमांडर कहेंगे जल सेना में। चलिए, और फिर दोस्तों कैप्टन होगा, कैप्टन फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बोलेंगे वायुसेना में इस पद के आसपास का, और यहाँ पर जल सेना में लेफ्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों थल सेना में जो लेफ्टिनेंट होगा वो दोस्तों वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर होगा और जल सेना में सब लेफ्टिनेंट होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रैंक है, कौन सी रैंक इसके बराबर होती है और कौन सी रैंक बड़ी छोटी मिलाने कह सकते हैं कि कर्नल, है ना, मेजर, ब्रिगेडियर में कौन बड़ा होगा, दोस्तों ऐसे भी पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे भी बने आपको ये रैंक याद रखना, ये छोटे से ऊपर बड़ी तरफ जाएंगे और ऊपर से नीचे आएंगे तो बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। चलिए, अब दोस्तों यहीं पे कुछ चीजें हम देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी 26वें हैं, ठीक है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो 28वें दोस्तों अमरप्रीत जी हैं, ठीक है, अमरप्रीत सिंह जी हैं, याद रखिएगा। और थल सेना अध्यक्ष दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, 30वें हैं, ठीक है। और वर्तमान सीडीएस दोस्तों कौन है, 2024 में नियुक्त किए गए हैं अनिल चौहान जी, कौन, अनिल चौहान जी। और प्रथम सीडीएस आपको पता बिपिन रावत जी थे दोस्तों, जिनकी दुर्घटना में दोस्तों मृत्यु हो गई थी, ठीक। बहुत ही शानदार दोस्तों हमारे सीडीएस साहब थे, ठीक, पहले सीडीएस थे, ठीक है। और याद रखेंगे कि भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है दोस्तों, राष्ट्रपति होते हैं हमारे राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के प्रमुख माने जाते हैं, ठीक है। ये यूपीएससी 2023-21 में पूछा गया। देखिए एक चीज मैं बताऊं दोस्तों, जो ये चीजें ना, ये चीजें आप जब पेपर देने जाएंगे ना, इनको आप थोड़ा अपडेट कर लेंगे, ठीक, क्योंकि दोस्तों ये बदलते रहते हैं। तो दोस्तों जो करंट वाली चीजें उनको आप अपने आप से अपडेट करते रहेंगे। या फिर दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, क्या, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, दोस्तों उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे अगर कोई चीज चेंज होगा दोस्तों तो वहां पे इसकी न्यूज आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो उन्हें आप अपडेट करते रहना, ठीक है। तो इसको आप दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम दोस्तों बाह्य सुरक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बाह्य सुरक्षा में हमने ये सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। इनका आदर्श वाक्य दोस्तों वयम रक्षामः, ठीक है, ये इनका आदर्श वाक्य भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो शांति काल में भारतीय समुद्र की सेवा करने के लिए। देखिए जब दोस्तों लड़ाई वड़ाई ना हो रही हो किसी प्रकार की, तब दोस्तों ये रक्षा करते हैं। उसके बाद दोस्तों वायु आपकी जल सेना आ जाती है, यानी कि नौसेना आपकी आ जाती है जब युद्ध वगैरह होता है, ठीक है। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाते हैं, 1 फरवरी को, ठीक है। ये नेवी देखिए जीडी में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। अब देखिए एक ऑपरेशन चलाया गया है इनके द्वारा, ऑपरेशन ओलिविया। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। किसके द्वारा चलाया गया, तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। इसमें हुआ क्या दोस्तों, उड़ीसा के तट पर 6.98 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए दोस्तों ये ऑपरेशन चलाया गया है, ठीक है। फरवरी 2025 में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ये शुरू किया गया दोस्तों। तो याद रखिएगा ये ऑपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो वैसे दोस्तों ये दोस्तों कछुओं को बचाने के लिए चलाया गया है। याद रखेंगे क्या नाम है ऑपरेशन का, ऑपरेशन ओलिविया, ठीक है। ये कछुए का नाम है ओलिव दोस्तों, इसीलिए इसके नाम पर इसको रखा गया। किसके द्वारा चलाया गया, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों भारतीय थल सेना के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ हैं, तो इनके बारे में देखेंगे दोस्तों। जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है, तो खड़गवासला दोस्तों महाराष्ट्र में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, तो देहरादून उत्तराखंड में। मिलिट्री एकेडमी कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ है, तो मऊ मध्य प्रदेश में। आर्टिलरी स्कूल कहाँ है, देवलाली महाराष्ट्र में। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है, तो नई दिल्ली में। आर्म सेंटर कहाँ है, तो अहमदनगर महाराष्ट्र में,
ठीक है। तो हमने बाह्य सुरक्षा के बारे में देख लिया, मतलब दोस्तों उसमें वायुसेना, जल सेना, थल सेना और भारतीय तटरक्षक बल आते हैं, ठीक है। चलिए अब आंतरिक सेना देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? आंतरिक सेना। देखिए समझिए एक चीज, हमारी बात समझने की कोशिश करिए कि भैया जो बाह्य सेना, बाह्य सुरक्षा थी वो किसके अंतर्गत काम करती थी? हमारे रक्षा मंत्री। बाह्य सुरक्षा किसके अंतर्गत? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि जो हमारे कौन है दोस्तों, अभी हाल ही में कौन है? तो दोस्तों राजनाथ सिंह जी, ठीक है। अब दोस्तों आंतरिक सुरक्षा, जो घर के अंदर का मामला होता है दोस्तों, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, घर के अंदर सुरक्षा करना, ठीक है। तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा दोस्तों। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन सी फोर्स आएगी वो मैं बताऊंगा। देखिए आप पता है वायुसेना, जल सेना, थल सेना दोस्तों, जो तीनों सेनाएं हैं वो किसके अंतर्गत काम करती हैं? तो दोस्तों वो करेंगे रक्षा मंत्री के अंतर्गत, रक्षा मंत्री का आदेश देगा, ठीक है। हालांकि जो सुप्रीम कमांडर होगा वो दोस्तों राष्ट्रपति होता है। मगर दोस्तों आपने देखा होगा बीएसएफ किसके अंतर्गत आएगी दोस्तों? बीएसएफ, आईटीबीपी, है ना, असम राइफल, ये दोस्तों ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी लेती है। चलिए समझिए, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं, ये गृह मंत्रालय के अधीन होती हैं, है ना। अभी बाह्य सुरक्षा किसके अंतर्गत? रक्षा मंत्रालय के, ठीक है। तो ये गृह मंत्रालय कौन है अभी दोस्तों, किसके अधीन है? तो अमित शाह जी के, ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों केंद्रीय अर्धसैनिक बल आते हैं। अर्धसैनिक बल अभी आपको पता होगा, जैसे आप एसएससी जीडी फॉर्म भरते हैं, एसएससी जीडी, तो जो भी चीजें बनते हैं दोस्तों वो अर्धसैनिक बल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए आपको बता दें कि इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, यानी सीएपीएफ। क्या बोलते हैं? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। सीएपीएफ में कई प्रकार के केंद्रीय अर्धसैनिक बल शामिल होते हैं दोस्तों। सीएपीएफ में यानी कि केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल, इन पे किसका कंट्रोल होगा? गृह मंत्रालय। इसके अंतर्गत कई सारी सेनाएं आती है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको पता है असम राइफल आएगा, बीएसएफ आता है, सीआईएसएफ आएगा, आईटीबीपी आएगा, एसएसबी आएगा, एनएसजी आएगा और सीआरपीएफ, यानी कि लगभग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 लगभग दोस्तों ये अर्धसैनिक बल आते हैं किसके अंतर्गत? सीएपीएफ। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा कैसे आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का हिस्सा है? आपको दे देगा दोस्तों कि आपको दे देगा वायुसेना, ठीक है, थल सेना, पुलिस और दोस्तों असम राइफल। तो आप बताएंगे इनमें जो भी मिल जाएगा उसे आप टिक कर देंगे, और ऐसा क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है। चलिए इसके अंतर्गत दोस्तों केंद्रीय पुलिस बल भी आती है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। जैसे आईबी और सीआईबी दोस्तों, है ना, सॉरी सीबीआई दोस्तों, सीबीआई और आईबी भी किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत रहती हैं, ठीक है। चलिए एक चीज दोस्तों आपको बताते हैं कि बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण क्या है दोस्तों? बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकीकरण का एकीकरण का पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके भारत ने आंतरिक सुरक्षा ढांचे को बढ़ाता है दोस्तों। यानी कि जो ये चीजें है ना, जैसे मान लिया कोई भी दोस्तों क्राइम करता, उसका दोस्तों बायोमेट्रिक ले लिया गया। कभी दोस्तों मान लिया कहीं पे फिंगरप्रिंट मिला और तुरंत रखा दोस्तों, पता चल गया हाँ इसने क्राइम किया, इसने मर्डर किया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, जिसके लिए दोस्तों आपको पता त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया गया था ना। त्रिनेत्र दोस्तों आपको याद होगा ना, त्रिनेत्र करके, जिसमें कोई भी दोस्तों व्यक्ति है, उसने अगर कोई मर्डर किया दोस्तों, उसकी सारी पहचान दोस्तों उस पर डाल दी जाती है, फिंगरप्रिंट हो गया, आइरिस हो गया, जिससे कभी पता लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक ऑपरेशन है ऑपरेशन शिव, ये कब चलाया गया, किसके लिए चलाया गया? तो आपको बता दें कि अमरनाथ यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना, जम्मू पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन शिव चलाया गया। आपसे पूछेगा ऑपरेशन शिव का संबंध किससे? अमरनाथ यात्रा को कुशल पूर्वक सफल कराने के, ठीक है। चलिए दोस्तों जो आपके केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल हैं, इनमें जो भी हैं उनके बारे में चलिए हम डिटेल में देखते हैं। चलिए पहला है सीमा सुरक्षा बल। क्या मेरे दोस्तों? सीमा सुरक्षा बल, जिसको हम बीएसएफ बोलते हैं। बीएसएफ देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और हिंदी में सीमा सुरक्षा बल, और शॉर्ट में बीएसएफ बोलते हैं। इसका गठन कब हुआ? तो 1 दिसंबर 1965। देखिए यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन की बीएसएफ का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1965 को, ठीक है। मुख्यालय कहाँ इसका? नई दिल्ली है। देखिए अधिकतर के दोस्तों नई दिल्ली ही है, ठीक। एक का दोस्तों बाहर मिलेगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। महानिदेशक कौन है अभी वर्तमान में? तो श्री दलजीत सिंह चौधरी। दोस्तों हमने बताया कि ये चीजें तो करंट वाली चीजें हैं। महानिदेशक इसको दोस्तों जब आप पेपर देने जाएंगे एक बार अपडेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, ठीक है। या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल को ले दोस्तों, ज्वाइन कर ले, वहाँ पे भी बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आप दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, देखिए यूपीएससी में पूछा गया था कि दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा कौन करता है, किसकी जिम्मेवारी होती है? बीएसएफ की। दोस्तों पाकिस्तान में कुछ भी होता है दोस्तों तो बॉर्डर फोर्स जो हमारी सीमा सुरक्षा बल होती है, ये दोस्तों आपको पता है जो हमारा देश है, ठीक है, भारत है, इसमें जो भी सीमाएं लगती है दोस्तों, हर सीमाओं में एक विशेष प्रकार की
पुलिस बल को दोस्तों दिया गया है, ठीक है, कि आप यहाँ पर रक्षा करें। जैसे इधर बांग्लादेश है दोस्तों, ठीक, इधर बांग्लादेश है, इधर दोस्तों पाकिस्तान, दोनों की रक्षा, दोनों से रक्षा कौन करेगी? बीएसएफ करती है हमारी, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये स्पेशली पाकिस्तान के लिए बनाया गया था। फिर दोस्तों बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, बांग्लादेश जब अलग हुआ तब भी दोस्तों बांग्लादेश की भी और पाकिस्तान दोनों की सीमाओं की सुरक्षा कौन करेगा? हमारा बीएसएफ करेगी, ठीक है। और इनका आदर्श वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या आदर्श वाक्य पूछा दोस्तों? जीवन पर्यंत कर्तव्य दोस्तों, ठीक, बीएसएफ का। तो बीएसएफ किसके लिए है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को ठोकने के लिए, ठीक है। चलिए, इनसे हमारी रक्षा करेगा। चलिए, अगला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दोस्तों, इसका शॉर्ट नेम क्या होगा? सीआरपीएफ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में भी पूछते हैं कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा। वहां पे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नहीं होगा, वहां इंग्लिश में होगा, तो इंग्लिश में भी नाम याद रखेंगे पूरा फुल फॉर्म। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स याद रखेंगे। यूपीएससी 2021 में पूछा गया कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली, देखिए यूपी एएसआई में पूछा गया है। आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा और राष्ट्र प्रथम, ठीक है। ये दोस्तों देखिए पहले किसी और के नाम से था दोस्तों। ये जो सीआरपीएफ है ना, ये पहले क्राउन पुलिस प्रतिनिधि के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया था। पहले इसका नाम क्या था? क्राउन पुलिस प्रतिनिधि। दोस्तों ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया था, ठीक है, कि प्रथम पहले इसका नाम क्या था, याद रखेंगे। ये दोस्तों सीआरपीएफ जो है ये पहले क्राउन पुलिस प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया था। परंतु दोस्तों जब हमारा देश आजाद होता स्वतंत्रता के पश्चात दोस्तों 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया था। दोस्तों ये आपके यूपीएससी में पूछा गया। ये दोस्तों राज्य पुलिस बल की सहायता के लिए होता है। दोस्तों ये राज्य पुलिस की सहायता के लिए होता है, जो राज्य पुलिस है उनकी सहायता के लिए होता है, ठीक है। जब जरूरत पड़ती है इनको बुलाया जाता है। यार कहेंगे भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, सबसे ज्यादा दोस्तों इसी में सैनिक है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है दोस्तों। यूपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है दोस्तों। इसी की एक इकाई सीआरपीएफ की एक इकाई क्या है? कोबरा। यार कहेगा कोबरा। कोबरा दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है, जिसका अर्थ है कमांडो। सी से देखिए कोबरा फुल फॉर्म, सीओ से कोबरा, सीओ से क्या हो जाए? कमांडो, और बी से बटालियन, और दोस्तों फॉर, आर से दोस्तों रेवोल्यूट, और ए से एक्शन, ठीक है। यार देखिए ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया कोबरा किसका एक अंग है? तो सीआरपीएफ का, ठीक है। तो कमांडो बटालियंस फॉर रिसोल्यूट एक्शन, ठीक है, जिसकी स्थापना 12 सितंबर 2008 को हुई थी। इसका आदर्श वाक्य क्या है? युद्ध में वीरों की जीत। और ये गोरिल्ला युद्ध में बहुत ही निपुण होते हैं दोस्तों। ये किसका भाग है? सीआरपीएफ की दोस्तों एक टुकड़ी होती है जिसको हम कोबरा बोलते हैं, ठीक, कोबरा कमांडो, ठीक, बहुत फेमस है, ठीक है। चलिए, और दोस्तों सीआरपीएफ का एक विशेष बल और है जिसको हम आरएएफ कहते हैं, यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स, यानी जो तुरंत काम करती है। तुरंत आपने बुलाया, तुरंत वहां जाना शुरू, ठीक है। यूपीएससी में इसका फुल फॉर्म पूछा गया। आरएएफ किसका बटालियन है? तो एक प्रकार का दोस्तों ये सीआरपीएफ का एक विशेष अंग है, ठीक है। तो यह भारत के सीआरपीएफ का एक विशेष बल है। आरएएफ का दोस्तों गठन कब हुआ? 1992 में किया गया था। किस लिए? तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों कहीं दंगे भड़के, कहीं हिंसक भीड़ द्वारा दोस्तों काबू नहीं पाया जा रहा, या फिर कानून व्यवस्था को बनाना है, बना के रखना है ना, दंगा फसाद हो रहा है, तो वहां दोस्तों तुरंत इनको भेजा जाता है। इसको आरएएफ, यानी इनका नाम ही है रैपिड एक्शन फोर्स, यानी तुरंत काम करती हैं, तुरंत भांजना शुरू दोस्तों, संभालना शुरू, ठीक है। चलिए, तीसरा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी सीआईएसएफ। सेंट्रल फुल फॉर्म दोस्तों इंग्लिश में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी ये दोस्तों इनको देखिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल, यानी दोस्तों ये भारत जो बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे आपने देखा मेट्रो हो गया, हवाई अड्डा हो गया, परमाणु रिएक्टर हो गए, रक्षा की कोई चीज़ें बन रही हैं, तेल रिफाइनरी कारखाना, वो वहाँ पे दोस्तों इनको लगाया जाता है, ठीक है। आपने मेट्रो में देखा होगा दोस्तों, वो सीआईएसएफ ही होते हैं, ठीक। इनका गठन 10 मार्च 1969 को किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य रक्षण देखिए संरक्षण और सुरक्षा है। कार्य क्या है? सरकारी कारखानों या अन्य सरकारी उपकरणों की सुरक्षा करना, यानी कोई भी कारखाना इंडस्ट्रियल एरिया में इनका होता है। और उससे आगे ये देखिए यूपीएससी 2017 में पूछा गया कि विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक सुरक्षा बल कौन सी है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया। इनका काम क्या है? तो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के प्रतिष्ठानों जैसे हवाई अड्डा हो गया, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गए, रक्षा उत्पादन इकाइयों और तेल क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए, यानी कि जो भी दोस्तों फैक्ट्री वगैरह उनकी सुरक्षा के लिए। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया 2021 में, ठीक है। चलिए, अगला है आईटीबीपी, देखिए
क्या, ITBP, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, यानी जो चीन से हमारे देश की सुरक्षा करता है। ठीक है, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, ये यूपीएससी में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, ये दोस्तों हमारे चीन से हमारे देश की रक्षा करता है। ठीक है, तो इनका गठन दोस्तों 24 अक्टूबर 1962 किया गया। इसका भी मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य क्या है, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। ठीक है, और ये भारत और चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है। ठीक है, आप बता दें, क्वेश्चन देखिए आपके यूपी एएसआई पूछा गया था। लद्दाख से काराकोरम दर्रे से अरुणाचल के जापछेप ला तक की सीमा की रक्षा करता है। यानी कि ये दोस्तों पता है ये सब चाइना के बॉर्डर हैं, उसकी रक्षा कौन करता है, तो साथियों ITBP ही करती है। चलिए अगला है SSB। क्या, SSB, सशस्त्र सीमा बल। SSB सशस्त्र सीमा बल, इसका गठन दोस्तों 1963 में होगा। इसका आदर्श वाक्य क्या है, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। ठीक है, और दोस्तों ये हमारे किस देश से रक्षा करेगा, कहाँ पे लगती है ये फोर्स SSB, तो नेपाल व भूटान की अंतरराष्ट्रीय सीमा सुरक्षा हेतु दोस्तों इसका उपयोग होता है। यानी SSB आपको कहाँ मिलेगी, नेपाल की सीमा और भूटान की सीमा में, चीन की सीमा में ITBP, और दोस्तों आपके बांग्लादेश पाकिस्तान में BSF। ठीक है, तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, उन यूपीएससी 2021 से पूछा गया था कि भारत, नेपाल और भूटान की सीमा की सुरक्षा के हेतु कौन से, SSB। ठीक है, चलिए छठा है दोस्तों असम राइफल। देखिए सबका दोस्तों मुख्यालय हमने दिल्ली बताया, असम राइफल का मुख्यालय शिलांग में है, इसको AR बोलते हैं। ठीक है, इनका आदर्श वाक्य क्या है, पहाड़ी लोगों के मित्र। दोस्तों ये असम राइफल दोस्तों पहाड़ी लोगों के मित्र इनका आदर्श वाक्य है। और याद रखेंगे दोस्तों इनका गठन 1835 में हुआ था। पहले इनका नाम कछार लेवी था। क्या नाम था, आपसे पूछ सकता है कि असम राइफल का पुराना नाम क्या था, तो दोस्तों कछार लेवी। ठीक है, और 1917 में इनका नाम असम राइफल पड़ा। 1835 में इनका नाम कछार लेवी था, जब इसका गठन हुआ 1917 में इनका नाम असम राइफल कर दिया गया। और दोस्तों ये भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, यानी म्यांमार से भारत की सुरक्षा करते हैं। चलिए अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG, इनका नारा है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। दोस्तों ये यूपीएससी 2021 से पूछा गया। दोस्तों ये कमांडो होते हैं तरीके से, कहीं भी अगर दोस्तों आतंकवादी हमला होता है या कोई बंधक बना लिया गया, जैसे आपने देखा था मुंबई में ताज होटल में दोस्तों हुआ था, है ना, जो पाकिस्तानी आतंकवादी आ गए थे, फिर दोस्तों इन्हीं को भेजा गया था उस पर कवर करने के लिए। ठीक है, तो NSG जिनको हम कमांडो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनका गठन दोस्तों 22 सितंबर 1986 में हुआ। इनका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए आपको केवल असम राइफल का शिलांग मिलेगा, लगभग नई दिल्ली में ही है। ठीक है, इसका गठन कब किया गया, तो आपको बता दें 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इसका गठन किया गया था, जब दोस्तों अमृतसर, है ना, उसमें हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार, चलाया गया था दोस्तों स्वर्ण मंदिर में भिंडर वाले खिलाफ। तब दोस्तों उसके बाद इसके गठन की बात की गई थी। ठीक है, 1984 में दोस्तों इसकी नींव डाली गई थी और गठन कब हुआ था, 1986 में। ठीक है, यह संघी आतंकवादी रोधी है। इसका उद्देश्य क्या होता है, देखिए आपके यूपी पुलिस यूपीएससी में पूछा गया, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। ठीक है, यूपी पुलिस एग्जाम 2024 और यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए ये गठित किया गया, तो आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी और बंधक बचाओ, यानी आतंकवादी द्वारा कोई कार्य किया गया, वहाँ के लिए अपहरण कर लिया गया दोस्तों आतंकवादी द्वारा, या फिर किसी को बंधक बना लिया गया, उनको बचाने के लिए उनको निकालें। जैसे इसका उदाहरण आपको पता होगा कि ताज होटल पे जब मुंबई पे दोस्तों हमला हुआ था, तब इनको बुलाया गया था। ठीक है, चलिए इसका गठन विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा की स्थितियों के जवाब के लिए किया था। दोस्तों आपको पता है विमान को हाईजैक कर लिया आतंकवादियों ने, ठीक, हवाई अड्डे को दोस्तों अपहरण कर लिया, तब भी दोस्तों इन्हीं को बुलाया जाता है। ये बहुत ही दोस्तों कुशल होते हैं इस तरह की चीज़ों में। ठीक है, याद रखेंगे। इनका क्षेत्रीय बेस कहाँ कहाँ है, तो कोलकाता है, चेन्नई है, हैदराबाद है, मुंबई और गांधीनगर है। ठीक है, चलिए और दोस्तों एक चीज़ ये भी याद लेंगे, सशस्त्र बल न्यायालय। दोस्तों ये जो आपके सशस्त्र बल हैं उनको न्याय देने के लिए, तो इसको हम AFT बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, AFT यह एक विशेष न्यायालय है जो सशस्त्र बलों के भीतर विवादों, विशेष रूप से सेवा मामलों, कोर्ट मार्शल निर्णयों के विरुद्ध अपीलों और सजाओं की सुनवाई के लिए स्थापित किया गया है। स्थापना सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत स्थापना 2009 में की गई। देखिए ये कानून के तहत 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। ये यूपीएससी में पूछा गया और ये रक्षा मंत्रालय का अधीन काम करती है। यानी कि जैसे कहते हैं ना हमारा कोर्ट मार्शल हुआ, जैसे कोई सेना का व्यक्ति कुछ करता, उसके ऊपर दोस्तों किसके तहत कार्रवाई होगी, इसी न्यायालय में ना। वो आम आदमी तरह नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएगा, वो पहले इनका केस यहाँ चलता है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं, देखिए हमने जो सशस्त्र बल वगैरह देख लिए,
अब इसके बाद देखते हैं केंद्रीय अन्वेषण जांच ब्यूरो यानी सीबीआई। देखिए ये भी बहुत फेमस है, सीबीआई के बारे में देखते हैं। इसका गठन कब हुआ था? सीबीआई फुल फॉर्म क्या होगा? केंद्रीय अन्वेषण जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये इंग्लिश में फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1963 में होती है। किस मंत्रालय का अधीन आता है? तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का अधीन आता है। ये यूपीएससी 2021 में पूछा गया कि सीबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ठीक है, आपको बता दें कि यह गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा इसका गठन 1963 में किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इसका गठन कब हुआ? 1963 में। आपको बता दें इसका आदर्श वाक्य क्या है? उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता। सीबीआई, देखिए सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन है? दोस्तों डीपी कोहली है। यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। अभी प्रमुख कौन दोस्तों इसके? तो नवीनतम कौन है? प्रवीण सूद। ठीक है, और सीबीआई एकेडमी कहाँ? गाजियाबाद। दोस्तों ये आपके यूपीएससी 2021 से पूछा गया कि सीबीआई एकेडमी कहाँ है? ठीक है, तो गाजियाबाद में। आपको बता दें कि इसका गठन 1963 में गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसके बाद दोस्तों इसे कार्मिक मंत्रालय का अधीन सौंप दिया गया। देखिए पहले एक गृह मंत्रालय का अधीन आता था, फिर दोस्तों इसे कार्मिक मंत्रालय के विभाग के अंतर्गत इसको स्थानांतरित कर दिया गया। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया है। दोस्तों आपको बता दें यह भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो की तरह काम करता है। ये यूपीएससी में पूछा गया कि कौन दोस्तों इंटरपोल के केंद्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो की तरह काम करता है? तो सीबीआई। ठीक, यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। आपको बता दें यह निकाय कार्मिक विभाग है ना, कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। यानी कि ये किस कार्यालय के अंतर्गत आएगा? प्रधानमंत्री के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसका गठन भारत की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, जैसे मान लिया कोई दोस्तों भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई दोस्तों गंभीर अपराध कर रहा है, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी, गबन और दोस्तों सामाजिक अपराधों के अन्वेषण हेतु किया जाता है। ये मतलब जांच करती है। आपको बता दें कि इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, ठीक है, अधिनियम 1946 तहत दोस्तों शक्तियां प्राप्त हैं, अन्वेषण की शक्तियां, जांच करने की शक्तियां प्राप्त हैं। किसके तहत? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 तहत। ठीक है, ये दोस्तों ये देखिए दो बार टाइप हो चुका है दोस्तों, प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। आप बता दें यह समस्त भारत या अंतर्राज्यीय विस्तार वाले गंभीर अपराधों की जांच के लिए भी उत्तरदायी होता है। यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दूसरा है आईबी, जिसको हम आसूचना ब्यूरो यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलते हैं, आईबी। ठीक, आसूचना ब्यूरो। ठीक है, यह गृह मंत्रालय का अधीन कार्य करता है दोस्तों। ठीक, गृह मंत्रालय का अधीन काम करेगा। यूपीएससी में पूछा गया। इसके दोस्तों प्रमुख वर्तमान में कौन है? तपन कुमार डेका हैं। आपको बता दें यह भारत के अंदर की खुफिया जानकारी देता है। देखिए भारत के अंदर, देखिए एक होता है भारत के अंदर जासूसी करना कि भारत के अंदर भी तो दुश्मन बैठे हैं। ठीक है, आपको पता है जिससे आतंकवादी हमला तक कैसे होता है दोस्तों? भारत के अंदर भी तो कुछ जासूस बैठे हैं, कुछ दुश्मन बैठे हैं जो भारत की खबर बाहर देते हैं, तो उनकी जानकारी कौन निकालता है? आईबी। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर भारत के अंदर की जासूसी की बात कोई करेगा तो वो कौन करेगा? आईबी करेगा। ठीक है, याद रखिएगा आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों जिसमें जासूसी करना हो गया, उग्रवाद से संबंधित हो गया, आतंकवाद शामिल हैं के लिए यह एक केंद्रीय सूचना, केंद्रीय खुफिया एजेंसी है दोस्तों। ये यूपीएससी में पूछा गया। आपसे पूछेगा भारत के आंतरिक खुफिया एजेंसी की जानकारी कौन रखता है? तो आईबी रखता है। ठीक है, और भारत के बाहर कौन करेगा दोस्तों खुफिया? तो वो रॉ करती है ना, रॉ आपने सुना होगा। ठीक है, रॉ, RAW यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म भी पूछा गया। इसका गठन दोस्तों 21 सितंबर 1968 को रामेश्वर नाथ के मार्गदर्शन में किया गया था। इसके प्रमुख रवि सिन्हा जी अभी, ये दोस्तों चेंज होते रहते हैं, इसको आप करंट वाला अपडेट करते रहिएगा। ठीक है, यह भारत के बाहर की खुफिया एजेंसी। देखिए मान लो दोस्तों, समझिएगा पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है दोस्तों, वहाँ पे रह करके दोस्तों कोई काम करेगा, वो कौन करेगा? तो RAW करेगा, RAW। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर रह करके, जैसे हमने बहुत सारे दोस्तों हमारे स्पाई हुए हैं, ठीक है, जो विदेशों में रहते हैं। ठीक, तो वो कौन होंगे? वो रॉ कहलाएंगे। और दोस्तों जो भारत के अंदर ही रहेंगे, भारत के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां होने वाली या हो सकती हैं उन पे दोस्तों रोक लगाने के लिए काम करेंगे, वो आईबी होंगे। ठीक है, ये समझ गए। आईबी भारत के अंदर और रॉ भारत के बाहर की खुफिया जानकारी भारत को भेजता है। ठीक है, चलिए अगला है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA। NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दोस्तों। ये यूपी पुलिस से पूछा गया। इसका फुल फॉर्म
इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत की गई थी इसकी स्थापना, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया। इसका गठन 2008 में किया गया, ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। मुख्यालय नई दिल्ली मेरे दोस्तों। प्रमुख कौन है अभी? सदानंद वसंत है। ठीक है। आतंकी घटनाओं की जांच, अगर कोई आतंकी घटना होती है तो उसकी जांच कौन करेगी? एनआईए करेगी, ये चीज याद रखना। ठीक है। चलिए, केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी दोस्तों, ये याद रखिएगा और नोट करके लिख लीजिएगा। सीआईडी यानी कि भारतीय अपराध जांच विभाग के जनक दोस्तों कौन है? तो राय बहादुर पंडित शंभूनाथ जी हैं। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। और दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 में अधिनियमित किया गया था इसको। ठीक है। ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। ठीक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2008 के तहत इसका गठन किया गया, किसका? एनआईए का। ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों एनसीआरबी। एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ये दोस्तों क्या करता है? दोस्तों भारत में अपराध रिपोर्ट जारी करता है, यानी जो आपराधिक रिपोर्ट होते हैं वो कौन जारी करता है? एनसीआरबी। ठीक है। यार जो आपराधिक रिपोर्ट जारी होती है, कहाँ पे कितने अपराध हुए हैं हर साल, वो कौन जारी करे दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया। यार कौन करता है? एनसीआरबी। यह दोस्तों सरकारी एजेंसी दोषी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय भंडार गृह के रूप में काम करती है, यानी कि जो भी दोस्तों दोषी होते हैं उनके फिंगरप्रिंट वगैरह ये लेकर रखती है कि जिससे जांच करने में आसानी हो। ठीक है। चलिए, यह भारत में अपराध के आंकड़ों को एकत्र करने, संकलित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया में लगी हुई है, यानी सभी जितने भी दोस्तों क्राइम होते हैं भारत में सबको इकट्ठा करती है, तभी दोस्तों ये जारी करेगी हाँ कहाँ कितने क्राइम हुए। ठीक है। याद रखेंगे। ठीक है। यह सभी आंकड़ों एकत्र करेगी, संकलित करेगा और उनकी जांच प्रक्रिया भी करेगी, हाँ ये कैसे हुआ। ठीक है। यूपीएसआई में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है। कौन करती है? एनसीआरबी। इसके द्वारा प्रतिवर्ष भारत में कारागार सांख्यिकी प्रकाशित भी किया जाता है दोस्तों। कारागार सांख्यिकी यानी जेल संबंधित चीजें और अपराध रिपोर्ट भी इसी के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। ये आपको यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है। याद रखेंगे। अगला एसपीजी यानी कि एसपीजी यानी स्पेशल, है ना दोस्तों, प्रोटेक्शन ग्रुप, है ना दोस्तों। ये क्या है? विशेष सुरक्षा बल। ठीक है। विशेष सुरक्षा बल एसपीजी जिसको बोलते हैं दोस्तों, आपको पता होगा ये प्रधानमंत्री के लिए होती है। ठीक है। याद रखेंगे। इस एजेंसी को 1985 में गठित किया गया, विशेष रूप से दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए किया गया। आपको बता दें कि ये देखिए यूपीएसआई में पूछा गया कि एसपीजी का गठन कब किया गया? 1985। ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा के लिए किसका गठन किया गया? एसपीजी। ठीक है। विशेष सुरक्षा बल, स्पेशल प्रोटेक्शन बल, है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा। तो गार्ड, है ना, गार्ड। चलिए, अब दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री के समीपवर्ती सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए अनन्य रूप से कौन कार्य करता है? तो एसपीजी करता है। ये भी यूपीएसआई में पूछा गया। अभी जैसे मोदी जी की सुरक्षा कौन कर रहा होगा? तो एसपीजी कमांडो। ठीक है। चलिए, अब दोस्तों यूपी में यूपीएसएसएफ है, ये भी याद रखेगा। यूपीएसएसएफ यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक। उत्तर प्रदेश विशेष बल। यूपी पुलिस में पूछा गया, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था यूपी पुलिस 2024 में। ठीक। इसका गठन का निर्णय कब लिया गया? तो 26 जून 2020 को। इसका मुख्यालय लखनऊ होगा। सुरक्षा कर्मी कितने? 9,919। ठीक। कुल आप बता दें केंद्रीय सुरक्षा बल, आपने केंद्रीय सुरक्षा बल देखा था, है ना, सीआईएसएफ। ठीक है। उसकी तर्ज पे दोस्तों इसका गठन किया गया, यानी ये उत्तर प्रदेश जो महत्वपूर्ण दोस्तों भवन होंगे और या फिर इंडस्ट्री होंगी उनकी सुरक्षा के लिए इसका स्थापना किया जाएगा। चलिए, अगला है राष्ट्रीय आपदा मोचक दल यानी कि एनडीआरएफ। दोस्तों ये जब क्या इसका प्रयोग कब करते हैं? तैयार रखिएगा। इसका गठन भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराने के लिए किया गया दोस्तों। ये यूपीएसआई में पूछा गया। इसका गठन आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के तहत किया गया। अगला है एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, यानी एटीएस दोस्तों यह आतंकवादियों से निपटने के लिए एक विशेष पुलिस सेवा बल है, यानी आतंकवादियों से निपटने के लिए एटीएस की स्थापना की गई राज्यों में। ठीक। इसके कार्य क्या क्या हैं तो आप बता दें। क्या कार्य करता है? राष्ट्र विरोधी तत्वों की जानकारी जुटाता है, यानी जो भी राष्ट्र विरोधी घर के अंदर रह रहे हैं उनकी जानकारी लेगा। और आईबी और रॉ, ठीक है, आईबी और रॉ जैसी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर उनको जानकारी देता है, आदान प्रदान करता है। ठीक है। आतंकवादियों, माफियाओं और अन्य संगठित आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखता है और उन्हें खत्म करने का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों नकली नोटों, नशीले पदार्थ घोटाले को पता लगाता है और उनका भांडाफोड़ करता है। याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी एटीएस यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड का गठन कब हुआ? 2007 में। ये क्वेश्चन आपके यूपी एएसआई में पूछा गया और यूपी SSSC इन्फोर्समेंट कांस्टेबल 2025 अभी जो पेपर होता उसमें पूछा गया। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी एंटी टेरर स्क्वाड का मुख्यालय कहाँ? लखनऊ में। ये भी क्वेश्चन सेम दोनों पेपरों में पूछा गया है। ठीक है। आपको याद रखना है कि किसी विदेश, देखिए ये जो होता है, जो एटीएस होती है, यह किसी भी, ठीक है, यह किसी विस्फोटक होने की सूचना मिलने पर बम निरोधक दस्ते को भेजती है। अगर पता चलेगा भाई कि यहाँ पे कोई कहीं बम पड़ा है तो दोस्तों बम निरोधी दस्ता अलग होता है, उसको भेजती है। ठीक है। भारत में सभी बम संबंधित
पहलुओं के लिए राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र एक प्रमुख एजेंसी। दोस्तों ये भी आपके यूपीएससी 2017 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे NBDC यानी कि नेशनल बम डाटा सेंटर 1988 में इसका देखिए यही जो है ना, इसकी स्थापना 1988 में होता है। यह देश में सभी बमबारी से संबंधित घटनाओं की निगरानी करता है, उनका रिकॉर्ड और विश्लेषण करने का कार्य करता है, याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखेंगे कि भारतीय सेना 7 कमान में विभक्त है। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ तक समाप्त हो गया, ये नई लाइन है। ठीक है, भारतीय सेना कितने भी कमान में विभक्त किया गया? 7। कौन कौन सी है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और दक्षिण पश्चिमी और प्रशिक्षण कमान। ये 1999 यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान, क्या राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान ये क्या है? तो आपको बता दें कि यह भारत सरकार की एक अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी खुफिया एजेंसी और उड्डयन और रिमोट सेंसिंग, डेटा इकोनॉमिक और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिक क्षमताओं को विस्तृत करती है। यानी कि दोस्तों ये आईटी संबंधित है, ये दोस्तों मजबूत करती है सुरक्षा बलों को। ठीक है, यह प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन होती है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया ना, इसीलिए इसको हमने डाला है इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी NICRD भी शामिल है, जो एशिया की अपनी तरह की दोस्तों पहला ऐसा संगठन है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम देख लेते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, क्योंकि दोस्तों ये भी हमारे सुरक्षा संबंधित है, तो इसको भी देख लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसका गठन दोस्तों 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तहत किया गया। इसकी संरचना दोस्तों बताएं तो इसमें एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं, एक सदस्य उपाध्यक्ष भी होगा। ठीक है, इसके पदेन कौन होगा दोस्तों? अध्यक्ष कौन होगा? तो जो पदेन प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ये यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया कि NDMA का अध्यक्ष कौन होगा? पदेन प्रधानमंत्री। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों उद्देश्य क्या होता है, किसके लिए दोस्तों इसकी स्थापना की गई? तो प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान लोगों के मध्य समन्वय स्थापित करना और लोगों को सहायता करना। यानी मान ले दोस्तों कहीं पे भूकंप आ गया या कहीं बाढ़ आ गई, दोस्तों वो यही लोग जाते हैं। ठीक है, ये उनको बचाते हैं, उनके प्रति दोस्तों समन्वय स्थापित करते हैं। ठीक है, चलिए कार्य क्या होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की स्वीकृति देना कि कैसे क्या चीज़ें चलाई जाएंगी। आपदा प्रबंधन नीति तैयार करना इनका काम है। ऐसे दिशा निर्देश तैयार करना जिसका अनुसरण कर राज्य के प्राधिकारी राज्य योजना बना सके। दोस्तों यानी इन्हें देख करके राज्य में जो NDMA टीम होती है वो इनके चीज़ों को फॉलो कर सके। ठीक है, यह निम्नलिखित एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती हैं, जैसे राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC। ये दोस्तों क्या है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया। यानी ये इसको सहायता करेगी NDRF की टीम को। ठीक है, ये केंद्रीय गृह सचिव इसका पदेन अध्यक्ष होगा, यानी जो केंद्र का गृह सचिव होगा वो दोस्तों इसका पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, आपको बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को आपदा प्रबंधन हेतु समन्वयकारी और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करने, राष्ट्रीय योजना बनाने, राष्ट्रीय नीति का क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व दिया जाता है। दोस्तों ये ठीक है, मतलब ये जो है NEC दोस्तों ये सहायता करती है। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरी जो संस्था है वो दोस्तों NIDM है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। ये दोस्तों क्या करती है? देखिए NIDM और NDMA द्वारा सृजित व्यापक नीतियों और दिशा निर्देशों के अधीन आपदा प्रबंधन के लिए मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण के आदेश है। ठीक है, और वहीं दोस्तों तीसरी है राष्ट्रीय आपदा मोचन दल यानी NDR। दोस्तों ये टीम होती है, ये तुरंत जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल आपदा मोचन हेतु एक विशेषकृत बल है। यह NDMA के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण कार्य करते हैं। दोस्तों ये लोग होते हैं जो तुरंत वहां पे पहुंचते हैं। NDRF की टीम आ गई ना, कहते नहीं NDRF टीम आ गई बचाव कार्य के लिए। ठीक है, चलिए चौथा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना ये दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की थी। देश में पहली बार इस तरह की राष्ट्रीय योजना तैयार की गई थी। विशेषता क्या है? यह आपदा जोखिम घटाने के लिए प्रमुखतः है ना सेंडाई फ्रेमवर्क में तय किए गए लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के साथ तालमेल करता है। आपको बता दें योजना का विजन भारत को आपदा मुक्त बनाना होता है कि आपदा कोई ना आए, आपदा जोखिम में पर्याप्त रूप से कमी लाना और जन धन आजीविका और संसाधनों यानी कि आर्थिक चाहे हो गया, चाहे शारीरिक, चाहे सामाजिक, चाहे सांस्कृतिक या फिर पर्यावरणीय के नुकसान को कम करना। इसके लिए प्रशासन के सभी स्तरों और साथ ही समुदायों की आपदाओं से निपटने की क्षमता को बढ़ाना। यानी
इसका काम होता है कि कम से कम दोस्तों हानि हो, कोई भी आपदा है तो कम से कम लॉस हो उसका प्रबंध करना। ठीक है, अब देखिए ये हो गई केंद्र में। राज्य में क्या होता है, राज्य आपदा प्रबंधन। ठीक है, राज्यों के लिए राज्य आपदा प्रबंधन आपको बता दें, यह संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में SDMA राज्य के आपदा प्रबंधन के नीतियों और योजनाएं तैयार करता है, यानी ये राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होता है। ठीक है, यह राज्य योजना के कार्यान्वयन और समन्वय, आपदा के शमन के लिए तत्पर रहने के उपायों और राज्य के विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा के लिए उत्तरदायी होता है, ताकि रोकथाम, तैयारी और शमन उपायों का समेकन सुनिश्चित हो सके। आप बता दें, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का गठन कब हुआ, तो 12 जनवरी 2011 को उत्तर प्रदेश में। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, और 9 अन्य सदस्य भी होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जिला में भी होता है दोस्तों, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में 7 सदस्य और इसका अध्यक्ष कौन होगा, जिलाधिकारी होगा। NIC दोस्तों आपको याद रखना कि नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, दोस्तों ये फुल फॉर्म है NIC का, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपने सुरक्षा देख लिया। अब आतंकवाद की बात करते हैं मेरे दोस्तों। तो आतंकवाद क्या है, आपको बता दें, एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है आतंकवाद। अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक, विचारात्मक लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति के लिए देश या देश के नागरिकों को सुरक्षा को निशाना बनाए, उसे हम आतंकवाद कहते हैं। जो फालतू मार दें कि अल्लाह ने भेजा है, ठीक है, वहाँ पे 72 हूर मिलेंगी, मतलब फालतू की चीज़ों के लिए जो किसी निर्दोष की हत्या करते हैं, और ठीक है, तो आतंक होता। आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति आतंक से हुई है। आतंकवाद ऐसे कार्यों को कहते हैं जो किसी प्रकार का आतंक फैलाने के लिए किया जाता है। ऐसे कार्य करने वालों को आतंकवादी कहते हैं, जो दोस्तों आतंक फैलाते हैं। ये देखिए, ये मेन सी चीज़ें हैं फोकस करने वाली, इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इनको ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, जिससे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा जारी किया था दोस्तों, तो आपको याद रखना है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस संगठन द्वारा जारी किया था। ये UPSI में पूछा गया है। आप बता दें कि आतंकवाद विरोधी गतिविधियों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो विद्रोहियों का सैन्य दमन करना। ठीक, विद्रोहियों का सैन्य दमन करना ये प्राथमिक उद्देश्य होता है। जो आतंकवादी विरोधी अधिनियम होते हैं, अभियान होते हैं, ये UP पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। और याद रखेंगे कि दोस्तों आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना, अधिकारियों को संभावित खतरे को तेजी से पहचानने में सहायता करना, ये भी आपको पूछा गया दोस्तों आपके यूपी पुलिस एग्जाम में। ठीक, आतंकवाद से लड़ने के लिए सूचना साझा करना, ये क्या होता है, तो अधिकारियों को संभावित खतरों को तेजी से पहचानने में सहायता करना। ठीक है, चलिए अगला है कि राज्यों में आतंकी घटनाओं की जांच कौन करता है, SCRB करता है। फुल फॉर्म इसका पूछा गया UPSI में, SCRB यानी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, चलिए खुफिया एक होता है दोस्तों राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, जिसको नाइट ग्रिड कहते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए किया गया। ये आपके UPSI में पूछा गया, यानी जो आतंकवादी विरोधी क्षमताएं होती हैं उनको कम करने के लिए इसकी स्थापना की गई राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड की। अगला है UNCCT, ये क्या है, देखिए ये भी यूपी पुलिस में पूछा गया। तो इसे वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेवार माना जाता है दोस्तों, यानी जो आतंकवादी विरोधी प्रयास होते हैं उनको असफल करने के लिए इसका गठन किया गया। अगला है ITEC यानी कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, इसकी स्थापना 1964 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम यानी PSA लगाया गया। तो ये क्या होता है, तो राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार इसी के तहत मिलता है। जैसे कहते हैं ना कि आपको वहाँ की दोस्तों पुलिस को लगेगा कि आप संदिग्ध है तो आपको उठा लेती है, किसके तहत, तो दोस्तों PSA के तहत। ठीक है, ये यूपी पुलिस में पूछा गया। आप बता दें कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल धन शोधन और आतंकवादी गतिविधियों के लिए वैश्विक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए होता है कौन, वित्तीय कार्यवाही बल। ये भी UPSI 2021 में पूछा गया। चलिए प्रमुख आतंकवादी संगठन कौन है, जैसे दोस्तों ISI के संस्थापक कौन है, अबुल बकर अल बगदादी। ये दोस्तों इराक व सीरिया में फेमस थी। बोको हराम दोस्तों नाइजीरिया के, देखिए यूपी पुलिस से पूछा गया है। हिजबुल्लाह दोस्तों लेबनान में है। अलकायदा दोस्तों इसकी स्थापना ओसामा बिन लादेन ने की थी 1988 में। इसने दोस्तों 2001 में न्यूयॉर्क के एफिल टावर पर हमला किया था। वहीं दोस्तों हमास फिलिस्तीन में है। हुती विद्रोही यमन में है। ठीक है, अलकायदा इन अरेबियन पेनिसुला दोस्तों ये यमन में है, और लिट्टे दोस्तों श्रीलंका में थे। ठीक है, भारत में प्रमुख आतंकवादी संगठन कौन है, जैसे जैसे मोहम्मद। आप बता दें यह पाकिस्तान जिहादी संगठन है जिसका उद्देश्य भारत में कश्मीर को अलग करना। इसकी स्थापना महमूद अजहर ने मार्च 2000 में की थी। ठीक है, इसके अलावा इस्लामिक फ्रंट हो गया और लश्कर तैयबा हो गया, पाकिस्तान में है। इसने दोस्तों मुंबई में 2006 में आतंकवादी हमला करा था। इसके संस्थापक हाफिज सईद है।
ठीक है, बब्बर खालसा हो गया, खालिस्तानी कमांडो पूरा TRF दोस्तों, इसने अभी हाल ही में दोस्तों हमला किया है, ठीक है, जिसके तहत ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया ना, द रेजिडेंट फोर्ट है ना, फ्रंट TRF और नक्सलवाद। आपको बता दें दोस्तों, नक्सलवाद की बात करते हैं तो नक्सलवाद क्या होता है, तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट नेता पार्टी नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्सो तुंग के बड़े प्रशंसक थे, इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा गया। ठीक, माओ त्सो तुंग की वजह से माओवाद भी कहते हैं, नक्सल भी कहते हैं। नक्सल से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, राज्य कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन भी पूछेगा आपके यूपी पुलिस में, ठीक है। चलिए, नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों ब्लैक पैंथर का गठन किया गया दोस्तों, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ग्रे हाउंड्स है ना, याद रखेगा। ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध किससे है दोस्तों, ये यूपी पुलिस एग्जाम पूछा गया, 2009 में चलाया गया था। इसका भी संबंध है नक्सल के विरोधी अभियान से, यानी नक्सल को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया। रेड कॉरिडोर यानी लाल गलियारा संबंधित किससे है, माओवादी नक्सली उग्रवादियों से प्रभावित क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, रेड कॉरिडोर या फिर लाल गलियारा। ये यूपी पुलिस और यूपी से दोनों पूछा गया। चलिए, भारत में दोस्तों आतंकवादी नक्सली हमले हुए सबसे बड़े, उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी देख लीजिएगा, थोड़ा तेजी से बताते हैं आपको। जैसे 2007 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में 300 से ज़्यादा विद्रोहियों ने 55 पुलिसकर्मियों को दोस्तों मौत के घाट उतार दिया। 2008 में उड़ीसा के नयागढ़ में नक्सलवादियों ने 14 पुलिसकर्मियों और एक नागरिक की हत्या कर दी। 2009 में महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में दोस्तों हुए एक हमले में, नक्सली हमले में 15 CISF के जवान शहीद हो गए थे, ठीक है। 2010 में नक्सलियों द्वारा कोलकाता मुंबई ट्रेन में 150 यात्रियों की हत्या कर दी गई। 2010 में पश्चिम बंगाल के सिलदा कैंप में घुसकर नक्सलियों ने हमला कर दिया, जिसमें अर्धसैनिक के 24 जवान शहीद हो गए थे। 2011 में छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में हुए एक नक्सली हमले में 276 जवान शहीद हो गए, ठीक है। वहीं 2012 में झारखंड के गढ़वा जिले में बरीगवा जंगल में दोस्तों 13 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई इनके द्वारा। और 2013 में दोस्तों छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में दोस्तों नक्सलियों द्वारा कांग्रेस नेता समेत 27 लोगों को मार दिया गया। 2021 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में दोस्तों सुरक्षा बलों के 23 जवानों को शहीद कर दिया गया दोस्तों, ठीक है, जिसमें 31 जवान घायल भी हुए थे। और 2024 में जम्मू कश्मीर में 4 आतंकवादी हमले हुए हिंदू तीर्थस्थलों दोस्तों, ये आतंकवादी द्वारा किया गया, ये ना कि इनके द्वारा, ठीक है। चलिए, प्रमुख आतंकवादी हमले की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। 1993 में मुंबई में बम विस्फोट होता है, 12 आतंकवादी हमले लगातार होते हैं। इसकी योजना दाऊद इब्राहिम बनाता है, इसी से संबंधित दोस्तों याकूब मेमन को फांसी भी दी जाती है, ठीक है। चलिए, 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था, लश्कर-ए-तैयबा, जिसके प्रमुख कौन थे, अफजल गुरु थे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, 24 सितंबर 2002 को गुजरात में स्थित अक्षरधाम मंदिर पर हमला किया गया आतंकवादियों द्वारा। 29 अक्टूबर 2005 को इंडियन मुजाहिदीन द्वारा दिल्ली में बम विस्फोट किए गए। 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में लगातार 7 विस्फोट हुए। 26/11/2008 दोस्तों मुंबई में ताज होटल पर आतंकवादी हमला, जिससे दोस्तों आतंकी अफजल कसाब को पकड़ा गया था, फांसी दी गई बाद में, ठीक है। 9 अप्रैल 2025 को अमेरिका द्वारा दोस्तों तहव्वुर राणा पाकिस्तान मूल के कनाडा नागरिक को भारत में प्रत्यार्पित किया गया दोस्तों, ये अभी हाल की बात है, ठीक है। इस हमले के लिए लश्कर-ए-तैयबा का सरसंघचालक हाफिज सईद जिम्मेदार था दोस्तों। इसके लिए जो 26/11 हमला हुआ था, उसका दोस्तों मास्टरमाइंड जो था तहव्वुर राणा, इसको अभी भारत लाया गया है, प्रत्यार्पण किया गया है दोस्तों, ठीक है, अमेरिका द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे, ये करंट का न्यूज़ है, याद रखेंगे। अब 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में स्थित पेंटागन और विश्व व्यापार केंद्र पर हमला किया गया था। इस दिन अमेरिका में 4 हवाई जहाज़ों का अपहरण भी किया गया था, UPSI 2001 में पूछा गया। 18 सितंबर 2016 को दोस्तों उरी अटैक हुआ था भारत में। 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना के LOC पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी इसके वजह से, ठीक है। और 14 फरवरी 2019 दोस्तों पुलवामा हमला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी जैसे मोहम्मद ने ली थी। RDX से भरा दोस्तों एक्सप्लोसिव फटने से। तो दोस्तों RDX का फुल फॉर्म पूछा गया यूपी पुलिस एग्जाम में, तो रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक पदार्थ है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और दोस्तों अभी दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया 6 से 7 मई 2025 में, पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद। आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर 10 मई 2025 को दोनों देशों के DGMO यानी डायरेक्ट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन द्वारा फोन पर बातचीत के दौरान दोस्तों इसको सीज फायर कर दिया गया, नहीं बंद कर दिया गया था। क्यों किया गया ऑपरेशन सिंदूर, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में स्थित बैसारन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहाँ 22 अप्रैल 2025 को हुई आतंकवादी हमले में दोस्तों 26 लोगों की जान चली गई, जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली पर्यटन था, ठीक है। इस हमले की जिम्मेदारी दोस्तों TRF द रेसिडेंट फ्रंट ने ली, जो कि दोस्तों लश्कर साहिबा के साथ यानी LET के साथ कनेक्टेड है।
6 मई 2025 को भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, बिंदर, है ना, भिम्बर, मुरीद के, बहावलपुर और सियालकोट में दोस्तों 9 आतंकवादी ठिकानों दोस्तों 25 सटीक हमले किए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दोस्तों पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दोस्तों कर्नल सोफिया कुरैशी वह दोस्तों विंग कमांडर विमुका सिंह द्वारा दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दो दोस्तों कि 2 एक्ट हैं आपके, टाडा और पोटा। ये कानून बनाया गया दोस्तों, ये कानून आतंकवादी गतिविधियों के लिए ही बनाया गया था, टाडा और पोटा। टाडा एक्ट क्या है? टाडा एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट। ठीक है, इसी तहत दोस्तों संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था। पोटा क्या है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में लाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यूपीएसआई में। यूपी देखिए यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में आपको बता दें गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा तैयार की गई थी। किसके? यूएपीए की। ठीक है, ये यूपी पुलिस में पूछा गया है। और दोस्तों एक शब्द यूज किया जाता है कि हॉट परस्यूट, है ना, और सर्जिकल स्ट्राइक, ये किससे संबंधित है? तो आतंकवादी हमले के खिलाफ दोस्तों सशक्त कार्रवाई संबंधित है। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक ये याद रखेंगे, ये यूपी से 2021 में पूछा भी गया है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको सारी न्यूज़ मिलती रहती हैं। ठीक है, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल 13,000 से ऊपर 200 सब्सक्राइबर इसमें लगे हुए हैं ऑलरेडी। इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे हमको फॉलो कर सकते हैं और हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इसे डाउनलोड करें दोस्तों। और हमारा एक प्लेलिस्ट बना दिया दोस्तों, जा करके देखिए, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे एक क्रम में लगे हुए। और दोस्तों जिसको हमारी ये ई बुक चाहिए जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ले सकते हैं 99 रुपीज़ में ज्ञान आरबीएल ऐप पर जा करके दोस्तों। ठीक है, मिल जाएगा, ले करके दोस्तों इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये हमेशा अपडेट होती रहती है। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी आपकी इसकी होगी। चलिए, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।